नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। यहां से सवाल आते ही आते हैं और हम जो पढ़ रहे हैं वो है महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। और अभी तक जो महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान पे 2 वीडियो बन चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो पहले देखें, उसके बाद में ये समझ में आएगा आपको पूरा। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं आज चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922। और जो असहयोग आंदोलन हमने शुरुआत करी थी और असहयोग आंदोलन जिस तरह चला था वो सारा डिटेल्स हमने पढ़ा है। अब असहयोग आंदोलन जो है, चोरा चोरी कांड जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और ये डेट कई बार सीधी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और यहाँ से क्या होगा कि अब जो है आंदोलन स्थगित हो जाएगा। इस कांड के बाद जो स्थगित होगा, जो निर्णय लिया जाएगा स्थगन का, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। आप वीडियो पे बने रहें, वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरा देखें, ऑनलाइन देखें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें वीडियो को। आने वाले सेकंड ग्रेड के पेपर में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो बिना देर के हम शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए, असहयोग आंदोलन भी हिंसक होता जा रहा था। इसी बीच 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के चोराचोरी नामक स्थान पर एक घटना घटी। चोराचोरी में शांतिपूर्ण जुलूस को पुलिस ने दबाना चाहा, जिस कारण उत्तेजित भीड़ ने पुलिस चौकी को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। एक थानेदार और 21 सिपाही, ये संख्या भी आपसे पूछ सकते हैं, आपको ध्यान देना है। एक थानेदार और 21 सिपाही यानी टोटल 22 जो पुलिस वाले हैं वो मारे गए। गांधी जी ने इस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को बंद करने का निर्णय लिया। और ये डेट एग्ज़ाम में पूछी गई है, बहुत ध्यान से देखिए आप। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कमेटी की बैठक में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। 12 फरवरी 1922 को बारडोली या बारदोली में कांग्रेस कमेटी की बैठक में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। तो एक तो आपको ध्यान रखना है, 12 फरवरी 1922 बारदोली में कांग्रेस कमेटी में असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया, ये निर्णय लिया गया। और 5 फरवरी 1922 को चोराचोरी की जो घटना हुई वो आपको ध्यान रखना है। न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने महात्मा गांधी को असंतोष भड़काने के आरोप में 6 वर्ष की सज़ा दी। लेकिन सरकार ने 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को खराब स्वास्थ्य के कारण रिहा कर दिया। गांधी जी ने दिल्ली में मौलाना मोहम्मद अली के घर सितंबर 1924 को सांप्रदायिक दंगों के प्रायश्चित के लिए 21 दिनों का उपवास रखा। उसके बाद में देखिए, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव, ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको भी बहुत ध्यान से आप देखें। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव दिसंबर 1929 को नेहरू रिपोर्ट को लागू करने की अवधि 31 दिसंबर 1929 को समाप्त हो गई थी। इस कारण कांग्रेस ने अब पूर्ण स्वाधीनता की मांग बुलंद की। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ और इस अधिवेशन का मुख्य प्रस्ताव था पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा, एग्जाम में ज़रूर मिलेगा आपको प्रश्न। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव जो लाहौर में अधिवेशन हुआ जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, उसमें ये लक्ष्य रखा गया कि अब हमें पूर्ण स्वराज्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। इस प्रस्ताव को पारित कर लाहौर में रावी नदी के तट पे, ये एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को भारत की स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया। इसके बाद ये दिवस कांग्रेस द्वारा भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा और इसीलिए 26 जनवरी 1930 को आधुनिक भारत के इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, इसी लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। तो अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होगा और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में शुरू हुआ, आपको ध्यान देना है।
बहुत इम्पोर्टेंट है। 1930 में प्रारंभ हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। कांग्रेस के दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को घोषित करने के बाद भारतीयों में आशा का एवं उल्लास की भावना भर गई। महात्मा गांधी ने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से वाइसराय लॉर्ड इरविन, आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड इरविन को 11 सूत्री मांग रखी। इसमें 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया। ये मांगे थी इस प्रकार, आपको ध्यान रखना है 11 मांगे थी। आपको पूछ सकते हैं इनमें से कौन सी मांग नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है गांधी जी ने यंग इंडिया के माध्यम से इरविन के सामने 11 सूत्री मांगे रखी। अगर आप ये 11 सूत्री मांगे हमारी मांग लेते हो तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू नहीं करेंगे। अगर ये 11 मांगे नहीं मानते हो तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। तो सबसे पहली मांग थी सैन्य खर्च और प्रशासनिक खर्चों में 50% कटौती, सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई, भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति, पूर्ण शराबबंदी और नशीली वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध, रुपये का विनिमय दर 1 शिलिंग 4 पेंस के बराबर हो, लगान में 50% की कटौती और नमक कर समाप्त हो, वे नमक कर पर सरकारी एकाधिकार समाप्त हो। उसके बाद में देखिए तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए, डाक आरक्षण विधेयक पास किया जाए, सीआईडी पर सार्वजनिक नियंत्रण हो, रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए एवं विदेशी वस्त्रों के आयात को नियंत्रित किया जाए। ये 11 सूत्री मांगे थी, आप इनको बहुत अच्छे से देख के जाइएगा, कई बार पूछ लेते हैं। उसके बाद में देखिए वायसराय इरविन द्वारा इन मांगों को अनदेखा किए जाने पर सविनय अवज्ञा का मार्ग अपनाया गया। कांग्रेस कार्यकारिणी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का कार्य गांधी जी को सौंप दिया और ये कार्य 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत से की। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना है। यानी जो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत करी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि दांडी मार्च की जो शुरुआत है वो कब से हुई, तो 12 मार्च 1930 से ये शुरू किया गया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने चुने हुए 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए पदयात्रा आरंभ कर दी और 240 मील की पदयात्रा 24 दिन में कर गांधी जी ने अपने सहयोगियों के साथ दांडी पहुंचे। अब यहाँ पर प्रश्न पूछता है, एक तो दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई, तो 12 मार्च 1930 को, कितने अनुयायियों के साथ, तो 78 अनुयायियों के साथ में गांधी जी सहित 79 जो है वो लोग हो जाएंगे इस यात्रा के अंदर। और 240 मील की यात्रा थी, 24 दिन में पूरी की गई, यह आपको ध्यान रखना है। 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट से मुट्ठी भर नमक हाथ में लेकर नमक कानून तोड़ना इस बात का प्रतीक था कि भारतीय अब ब्रिटिश कानूनों को मानने को तैयार नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। 6 अप्रैल को ये जो नमक कानून है उसको तोड़ा गया। 12 मार्च को ये यात्रा शुरू हुई। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की एल्बा से, जो पेरिस की यात्रा है, अभियान है, उससे की। आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे, तो आंदोलन के जो कार्यक्रम है वो देख लेते हैं फटाफट। नमक कानून का उल्लंघन करना और स्वयं नमक बनाना, महिलाओं द्वारा शराब, अफीम और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना, सूत काटना, विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, छात्रों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेज को छोड़ना। आंदोलन का विस्तार जो हुआ वो किस किस तरह से ये आंदोलन फैला, तो उसको देख लेते हैं। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचार्य ने त्रिचिन्नापल्ली से तंजौर तट पर स्थित वेदारण्य तक नमक यात्रा की और इससे पहले राजगोपालाचार्य ने 1925 में सेलम जिले की तिरुचेनागोड में आश्रम में अपना मुख्यालय बनाया। चंद्र सिंह ने गढ़वाली की अपील पर गढ़वाली सैनिकों ने पेशावर के आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर देश प्रेम प्रदर्शित किया। उसके बाद में शोलापुर में आंदोलनकारियों ने कई अंग्रेजी संस्थान को जलाकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उसके बाद में पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र में
नागाओं ने यदुनाग के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया। यदुनाग को फांसी की सजा दी गई। यदुनाग के बाद नागा रानी गोडिनेल्यू या गिडानेल्यू के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। उम्र 13 साल थी। पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्दुल गफ्फार खान के संगठन खुदाई खिदमतकार ने इस आंदोलन में प्रमुख भागीदारी निभाई। और उसके बाद देखिए 21 मई 1930 को धरासना गुजरात में सरोजनी नायडू, इमाम साहब ने वे गांधी जी के पुत्र मणिलाल के नेतृत्व में 2000 कार्यकर्ताओं की एक भीड़ धरासान के निकट नमक कारखाने की तरफ चली गई। चिटगांव, पेशावर, शोलापुर, ये तीनों स्थान गांधी जी के सविनय विज्ञान आंदोलन के प्रभाव से बाहर रहे। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा जो गांधी जी के सविनय विज्ञान आंदोलन के प्रभाव से बाहर रहा, तो चिटगांव, पेशावर और शोलापुर। अमेरिका के अखबार न्यू फरमान के पत्रकार वेब मिलर ने धरासान की बर्बरता का आंखों देखा वर्णन किया और कहा कि धरासान जैसा भयानक दृश्य मैंने जिंदगी में नहीं देखा। जून 1930 में सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। गांधी जी व नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को यरवदा जेल में रखा गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी ने सविनय विज्ञान आंदोलन का नेतृत्व किया। आगरा में श्री कृष्ण पालीवाल और रायबरेली में कालका प्रसाद ने सविनय विज्ञान आंदोलन का नेतृत्व किया। ब्रिटिश सरकार के गौर दमन के बाद भी ये जन आंदोलन व्यापक होता जा रहा। इसी बीच भारतीय संवैधानिक सुधारों के संबंध में विचार करने के लिए लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 को आरंभ हुआ। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन 3 हुए, उसमें से किस में भाग नहीं लिया, तो प्रथम में भाग नहीं लिया। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से बात करने के लिए गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को 26 जनवरी 1931 को रिहा कर दिया। ये काम गवर्नमेंट ने किया कि रिहा करने का। उसके बाद में देखो गांधी इरविन समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी इरविन समझौता, जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था और इस समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। ये कई बार क्रम से ज़माने में मिलान करने में पूछा जाता है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। तेज बहादुर सप्रू और जेकरे के प्रयासों से गांधी जी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को दिल्ली में समझौता हुआ। इसलिए गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौते को क्या कहा जाता है? दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने हिंसात्मक कार्यों को में लिप्त बंदियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने और जब्त की गई संपत्ति को वापस करने की बात मान ली। सरकार ने समुद्र तटीय इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दिया। जिन सरकारी कर्मचारियों ने त्याग पत्र दिया था उनके साथ नरमी बरतने की बात सरकार ने मानी। भारतीयों को शांतिपूर्ण धरना दिए जाने का अधिकार दिया गया। इन आश्वासनों के बदले कांग्रेस ने सविनय विज्ञान आंदोलन को समाप्त करने की शर्त मान ली। ये सबसे बड़ी गलती थी कि ये जो सरकार की चाल थी कि एक बार आंदोलन को किसी भी तरह से एक बार स्थगित कर दिया जाए तो हम स्थिति को संभाल लेंगे। और अंग्रेज सरकार यही चाहती थी कि एक बार आंदोलन समाप्त होने या स्थगित होने की बात अगर हमारी मान ली जाए तो हम जो स्थिति है वो संभाल लेंगे। और उन्होंने ये बात मनवा ली, छोटी मोटी शर्तें भारतीयों की मान ली और उसको मानने के बदले गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। और स्थगित करके जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें भाग लेने का फैसला लिया। कांग्रेस लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमत हो गई। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए। इस सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार का भी प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य नहीं था। इस कारण गांधी जी दिसंबर 1931 में भारत वापस आ गए। यानी गोलमेज सम्मेलन में कुल मिला के बात बनी ही नहीं, और बात नहीं बनी तो गांधी जी वापस आ गए
और वापस यहाँ पर गांधी जी भारत आकर इरविन के स्थान पर नियुक्त नए वायसराय वेलिंगटन से मिलकर बातचीत करने का प्रयास किया, किंतु उनका प्रयास असफल रहा। ऐसी परिस्थिति में 3 जनवरी 1932 को गांधी जी अ, गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया, लेकिन एक बार आंदोलन जो स्थिति अच्छी चल रही थी वो बात वापस नहीं बन पाई और कांग्रेस ने लंदन में 1932 में हुए तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। यानी फर्स्ट में भी भाग नहीं लिया और तीसरे में भी भाग नहीं लिया, दूसरे में भाग लिया, ये आपको ध्यान रखना है। आंदोलन में पुनः प्रारंभ करने पर ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को जेल में बंद कर दिया। गांधी जी ने जेल में अनशन शुरू कर दिया और गांधी की बिगड़ती हालत को देखते हुए सरकार ने 23 अगस्त 1933 को जेल से रिहा कर दिया। 18 मई 1934 को पटना में कांग्रेस की सरकार बिना शर्त सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया गया। गांधी इरविन समझौते पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की रिहाई के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। गांधी जी चाहते, पर ये बात चलती है कि यहाँ पर कांग्रेस ने इन तीनों की रिहाई की बात क्यों नहीं करी, ये आज तक क्वेश्चन मार्क हैं। इस बारे में गांधी जी की भूमिका की हमेशा आलोचना होती रही है। गांधी इरविन समझौते को 26 से 29 मार्च 1931 को जो कांग्रेस में कराची अधिवेशन में अनुमोदित किया गया, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के बारे में प्रस्ताव पारित किए गए। कराची अधिवेशन 1931 में गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि किस अधिवेशन में गांधी जी ने ये कहा कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। तो कराची अधिवेशन 1931 में ये बात बोली गई। गोलमेज सम्मेलन 1930 से 32 साइमन कमीशन की रिपोर्ट और भारत की संवैधानिक समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए लंदन में भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया गया। ये सम्मेलन गोलमेज सम्मेलन कहलाए। लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। देखो, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें पहली बार ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया गया। उसके बाद में देखिए, इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया। अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। इस सम्मेलन में लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत के प्रमुख प्रतिनिधि नेता जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे वो डॉक्टर अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, जिन्ना, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली, जेकरे, होमी, मोदी, मुंजे, आगा खां, चिंतामणि, फजलुल हक, सुंदर सिंह, मजीठिया आदि थे। आगे देखिए, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों में बीकानेर और बड़ौदा, कश्मीर और भोपाल, हैदराबाद और मैसूर के प्रतिनिधि थे। आपको ध्यान रखना, राजस्थान से रिलेट करता है। बीकानेर की गंगा सिंह यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। सम्मेलन में कुल 89 सदस्य थे और 13 ब्रिटिश राजनीतिक दलों के थे और 76 भारतीय थे। इनमें BS मुंजे और M जेकरे हिंदू महासभा के प्रतिनिधि थे। सिखों के प्रतिनिधि संपूर्ण सिंह थे। तेज बहादुर सप्रू, CY चिंतामणि और श्रीनिवास शास्त्री इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के प्रतिनिधि थे। भारतीय ईसाइयों की तरफ से KT पॉल थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आ जाता है 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ और इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। गांधी जी राजपूताना नामक जहाज से लंदन के लिए रवाना हुए। इसमें
कुल 111 सदस्यों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय आदि नेताओं ने भी भाग लिया था। यह आपको ध्यान रखना है। इस सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्या पर निर्णय करना एक कठिन कार्य था। मुस्लिमों की भांति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की। केंद्र व प्रांतों के बीच अधिकारों का वितरण एवं केंद्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना पर प्रतिनिधि में मतभेद था। दिसंबर 1931 को गांधी जी निराश सम्मेलन से निराश होकर भारत वापस लौट आए। आने के बाद गांधी जी ने वायसराय वेलिंगटन से मिलना चाहा, लेकिन वायसराय ने मिलने से मना कर दिया। गांधी इरविन समझौते को भी सरकार ने रद्द कर दिया। अतः गांधी जी को द्वितीय सविनय विज्ञान आंदोलन शुरू करने की घोषणा करनी पड़ी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय वेलिंगटन भारत के वायसराय और सैमुअल हॉर भारत के सचिव थे। रेमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। आगे देखिए, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों से उतरते हुए गांधी जी को ब्रिटिश नागरिक फ्रैंक मॉरिस ने अर्धनंगा फकीर कहा। चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोह फकीर कहा। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ब्रिटिश सरकार की गांधी को अपने बराबर का दर्जा देने की आलोचना की। उसके बाद में देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड जारी किया, जिसमें विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधि दिया गया था। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड जारी किया गया, जिसमें विभिन्न संप्रदायों को अलग से प्रतिनिधित्व देने का दिया गया। इस पंचाट में पृथक निर्वाचन प्रणाली को दलितों पर भी लागू कर दिया गया। पहले ये केवल मुसलमानों पर लागू था। ये दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग करने की ब्रिटिश चाल थी। महात्मा गांधी ने मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरोध में यरवदा जेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी आदि नेता अंबेडकर से पूना में मिले। इनके प्रयास से बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर ने एक समझौता किया, जो पूना पैक्ट कहलाया, पूना समझौता कहलाया। ये एग्जाम में कितनी ही बार पूछा जाता है। 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे अनुमति प्रदान किए जाने पर गांधी जी ने अनशन तोड़ दिया। पूना पैक्ट के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। हिंदुओं के स्थान में ही विभिन्न विधानमंडलों में दलितों के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई। सांप्रदायिक पंचायत में 71 सीटें थी। केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गई। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ, ये भी कई बार पूछ लिया था, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की गई। जनवरी 1933 से ही गांधी जी ने जेल से ही हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। दलितों को हरिजन नाम गांधी जी ने ही दिया। 8 मई 1933 को गांधी जी ने जेल में ही अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए 21 दिन का उपवास की शुरुआत की। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता त्याग कर सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। ये भी कई बार आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है। उसके बाद में तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को प्रारंभ हुआ। इसमें कुल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। मोहम्मद अली जिन्ना को सम्मेलन की सदस्यता से वंचित कर दिया। भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। ये सम्मेलन दिसंबर 1932 को समाप्त हुआ। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में ही 1935 के भारत सरकार अधिनियम की योजना को अंतिम रूप दिया गया।
उसके बाद में देखिए अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त, ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है। 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो ने ये प्रस्ताव रखा, अगस्त प्रस्ताव जिसको नाम दिया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने शुरू किया था, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया गया। ये ब्रिटेन के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। 17 अक्टूबर 1940 में महाराष्ट्र के पनवार से, ध्यान रखना है 17 अक्टूबर 1940 की डेट आपको याद रखनी है। महाराष्ट्र के पनवार से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने। इन्होंने, ये भी आपको ध्यान रखना है, विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने। इन्होंने युद्ध विरोधी भाषण देकर गिरफ्तारी दी। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। जब सत्याग्रही सांकेतिक भाषण देते थे तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था, किंतु बाद में सरकार के ने निर्देश जारी किया कि सत्याग्रही को नोटिस मिलते ही गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि सत्याग्रहियों को स्थानीय पुलिस को 2 दिन पूर्व सत्याग्रह की सूचना देनी होती थी। सत्याग्रह के दिन सत्याग्रही को गांधी द्वारा तैयार भाषण देना होता था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा चरण 5 जनवरी 1941 को शुरू हुआ। इस सत्याग्रह में करीब 25,000 सत्याग्रही जेल गए। सत्याग्रहियों ने गांधी गांवों में युद्ध विरोधी भाषण दिए, गांव से दिल्ली की ओर प्रस्थान करने का प्रयास किया। इस कारण इस आंदोलन का नाम दिल्ली चलो आंदोलन भी पड़ गया। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी खराब स्थिति को देखते हुए ब्रिटेन ने युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए सभी सत्याग्रहियों को रिहा कर देने की घोषणा की। अब उसके बाद में आता है क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद आएगा क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो आज का जो वीडियो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें मैंने काफ़ी कुछ कवर करवा दिया। सविनय विज्ञान आंदोलन पूरा कवर हुआ है अपना। इसके अलावा तीनों गोलमेज सम्मेलन कवर हुए, गांधी इरविन समझौता कवर हुआ है, पूना पैक्ट कवर हुआ है। इसके अलावा व्यक्तिगत सत्याग्रह कवर हुआ है। अगस्त प्रस्ताव जो 8 अगस्त 1940 को आया वो कवर हुआ है। तो काफ़ी कुछ कवर किया है इस वीडियो में अपन ने। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुने। जो डेट्स मैंने हाईलाइट की, फोकस किया, उन डेट्स को, उन समझौतों को आप बहुत अच्छे से रिवीजन करें, याद करके जाए। आपको एग्ज़ाम में प्रश्न निश्चित रूप से मिलेगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी के साथ में आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।